हाय एवरीवन, माय नेम इज नदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का मनी एंड क्रेडिट चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो हम लेने वाले हैं। ये है चैप्टर 3 एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। और पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या सीखा था, देखो पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि मनी की क्या आवश्यकता है। पहले के टाइम पर लोग सिर्फ कॉइन्स से या चीज़ों से जो है काम चलाते थे, लेकिन आज जो है मनी जो है वो एक बहुत ही मेजर रोल जो है हमारी लाइफ में अदा कर रहा है। मनी एक मीडियम होता है एक्सचेंज करने का चीज़ों को। मेरे पास दुकान पे मेरी एक दुकान है, उसमें समझ लो कि मेरी दुकान पे मैं गेहूँ बेचती हूँ, तो जो सामने से मुझसे लेने आएगा वो मुझे क्या देगा, गेहूँ के बदले मनी देगा। उस मनी से हो सकता है फिर मैं चावल खरीद लूँ अपनी दुकान के लिए, अपने यूज़ के लिए। तो मनी जो है काफ़ी ज़्यादा एक मीडियम का काम करता है एक्सचेंज करने के लिए चीज़ों को। इसके अलावा हमने बात पढ़ी थी कि लोन एक्टिविटीज़ बैंक में कैसे होती हैं। लाइक अगर आप बैंक के पास जाते हैं और बैंक के पास मतलब बैंक में अपने पैसे जमा कराने जाते हैं, तो बैंक वो पैसे आपके क्यों जमा कर लेता है, क्योंकि बैंक जो है उस पर और उल्टा आपको इंटरेस्ट भी देता है, राइट। क्योंकि बैंक क्या करता है, आपके पैसों को दूसरे लोगों को लोन में देता है, जिससे वो इंटरेस्ट कमाता है और इस डिफरेंस से उसके सारे खर्चे चलते हैं। बेसिकली वो हमें इंटरेस्ट के पैसे कम देता है और जिन्हें लोन देता है उनसे इंटरेस्ट के पैसे ज़्यादा लेता है। हमने यहाँ कुछ कंडीशंस भी पढ़ी थी, जैसे कि फेस्टिवल सीजन में हमने एक जूते वाले के बारे में पढ़ा था जिससे कि काफ़ी फ़ायदा हुआ था लोन लेने पर। और हमने सपना की कहानी पढ़ी थी जिसे काफ़ी ज़्यादा वो बेचारी डेप्थ ट्रैप में फंसती चली गई थी, है ना, तो उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये सब हम पिछले वीडियो से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। और फिर हमने पढ़ा था कि जो सिचुएशन है दोनों की बहुत अलग अलग थी। और सिचुएशन रिस्क जो है वो डिपेंड करता है कि भाई आप कितना रिस्क उठा रहे हो, है ना। आप कहीं उधार के उसमें कुएं में गिर तो नहीं जाओगे, है ना, ऐसे ट्रैप में फंस तो नहीं जाओगे। डिपेंड करता है कि आपको सपोर्ट पीछे से कुछ है या नहीं है। अब आ जाते हैं जो हमारी आज की वीडियो शुरू होती है, वो होती है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब आपको कोई उधार देगा तो कुछ टर्म्स, कुछ तो शर्तें होंगी, ऐसे ही तो नहीं दे देगा। आप किसी के पास भी जाओगे, बोलोगे भैया मुझे 5,000 रुपये दे दो, बोलेगा आओ बेटा अंदर के कमरे में, चलो लो 5,000 रुपये, ऐसे नहीं देगा। उसका भी तो कोई मतलब होगा ना, जैसे कि बैंक का भी कोई मतलब होता है, जैसे साहूकार का मतलब होता है। इसके लिए होती हैं कुछ शर्तें, राइट। तो चलिए, एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट। हर एक जो लोन एग्रीमेंट होता है ना, लोन एग्रीमेंट बनता है जिसपे जो लोन दे रहा है उसके भी सिग्नेचर होते हैं, जो लोन ले रहा है उसके भी सिग्नेचर होते हैं। वो बोल रहे हैं कि जो लोन एग्रीमेंट होता है वो स्पेसिफाई करता है इंटरेस्ट रेट को, कि भाई हमें जो ना कितना इंटरेस्ट रेट पर पैसा वापस देना है, विच द बोरोअर मस्ट पे। बोरोअर कौन, जो उधार ले रहा है, वो उसको पे करना ही होता है। किसको, टू द लेंडर, जो उधार दे रहा है, अलॉन्ग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो देना ही है, प्रिंसिपल मतलब जितना पैसा आपने उधार लिया वो पैसा तो आपको देना ही देना है, उसके साथ साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट का पैसा कितना देना है वो भी आपका लिखित में होता है, ठीक है। ये एक टर्म होती है। इन एडिशन इसके अलावा लेंडर में डिमांड कोलेट्रल यानी कि सिक्योरिटी। यस, ये वर्ड ध्यान से समझ लेना, कोलेट्रल क्या होता है। हम कहते हैं गिरवी क्या रखोगे, तो गिरवी वर्ड जो होता है यही होता है कोलेट्रल, राइट। जैसे कि कोई अपना मकान गिरवी रख देता है, कोई भी अपने जेवर गिरवी रख देते हैं लोग, ठीक है। क्योंकि अगर आप उनके पैसे नहीं चुका पाए, चाहे आप बैंक की बात कर रहे हो चाहे आप साहूकार की बात कर रहे हो, लोग क्या मांगते हैं, कोलेट्रल मांगते हैं। कोलेट्रल क्यों मांगते हैं, क्योंकि अगर आपने उनके पैसे वापस नहीं किए तो फिर वो उस चीज़ को जो भी आपने गिरवी रखी है उसको बेच के अपना पैसा निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें आपका क्या फ़ायदा हुआ, इसमें आपका फ़ायदा ये होता है कि आपको वो चीज़ इंटेंशनली तो नहीं बेचनी है ना। मान लीजिए कि आपको जेवरों की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि 2-3 साल आपको पहनने नहीं है, ज़्यादा ऐसी कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है कि आपको सोने के जेवर पहनने ही पड़ेंगे, लेकिन आप एक नया बिजनेस खोलना चाहते हो, ये सोने के जेवर आप बेचना भी नहीं चाहते, राइट। ये बेचना भी नहीं चाहते, आपके खानदानी जेवर हैं, तो आपने सोचा कि यार देखो बेचना भी नहीं है, पैसे की भी ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, ये ले जाएंगे जेवर। और कौन सा मुत्तुक फाइनेंस बैंक, कौन सा बैंक है, आई डोंट नो, ठीक है। आप बैंक में जाइए, आप जो है वहाँ पे जो अपने जेवर हैं वो वहाँ पे गिरवी रख सकते हैं, वो उसको बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे। आप पैसे से आप व्यापार शुरू करेंगे, व्यापार शुरू करके आपको जो भी इनकम होगी आप उनके पैसे चुकाइए और अपने जेवर वापस ले आइए। तो इस तरीके से आपको कितना बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको एकदम पूरा सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। हाँ, रिस्क ज़रूर होता है कि अगर आपका बिजनेस डूब गया तो आपके जेवर डूब सकते हैं, डूब तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संभावना कम है डूबने की, है ना, कम है संभावना डूबने की। लेकिन अगर आपने एक बार बेच दिए तो वो तो खत्म, वो तो गए, ठीक है। चलो आगे आते हैं। कोलेट्रल इज एन एसेट। कोलेट्रल क्या होता है लिखने के लिए आ सकता है, तो कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोअर ओन्स। कोलेट्रल वो एसेट होता है जो बोरोअर का अपना होता है, जो उसका ओन्स मतलब जो उसका अपना होता है, सच एज लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकता है,
व्हीकल हो सकता है, उसके जानवर, लाइफ स्टॉक हो सकते हैं, डिपॉजिट्स विद बैंक। बैंक के पास उसका मान लीजिए कि 50 लाख रुपया रखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो जो है वो लोन उठा रहा है तो क्यों उठा रहा है लोन? वो अपना पैसा क्यों नहीं निकाल रहा? क्योंकि उसको ये अंदाजा है कि ये जो पैसा मैंने बैंक में रख रखा है, इसको अगर मैं अभी पूरा निकाल दूंगा तो फिर मैं लॉस में चला गया, तो मैं तो पूरा खाली हो जाऊंगा। लेकिन अगर वो नया फ्रेश लोन उठा लेता है उसके बदले में, तो वो पैसा उसका सेव रहेगा। इस लोन पे वो रिस्क खेल रहा है आगे। जब मान लीजिए कि बिल्कुल रिस्क में ही अगर वो फेल हो जाता है, तब इस पैसे पर रिस्क आएगा, अदरवाइज ठीक है तो वो चलता रहेगा उसका सिस्टम। तो इस तरीके से लोग जो है ऐसा करते हैं कि ना, दिखा देते हैं कि हमारे बैंक में इतने पैसे हैं, हम भर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि मुझे कोई व्हीकल खरीदना है, ठीक है, तो बैंक बोलेगा दिखाओ भाई अपना स्टेटमेंट दिखाओ बैंक का कि भाई आपके बैंक के अकाउंट में कितने पैसे हैं, तब तो हम आपको लोन दे देंगे व्हीकल के ऊपर। तो उसने कहा देखो मेरे अकाउंट में है 15 लाख रुपए हैं मेरे अकाउंट में, मैं व्हीकल खरीदने की औकात भी रखता हूँ, निकाल के खरीद भी सकता हूँ, पर मैं अपने अकाउंट से भी पैसा पूरा नहीं निकालना चाहता, इसलिए आप मुझे लोन दे दीजिए, मैं एक एक महीना करके आपको किस्तों में पैसा उतार दूंगा, तो मेरा ये पैसा बच जाएगा, राइट। अदरवाइज निकल जाता है तो खर्च ही हो जाता है। तो ये भी होता है। इफ द बोरोअर फेल्स टू रीपे द लोन, अगर उधार लेने वाला पैसा नहीं वापस कर पाता है तो द लेंडर हैज द राइट टू सेल, वो लिखा जाता है एग्रीमेंट में कि लेंडर जो उधार दे रहा है उसके पास ये अधिकार है कि वो बेच सके उस एसेट को, उस कोलेट्रल को जो, और ऑब्टेन कर सके अपनी पेमेंट को वापस पा सके। प्रॉपर्टी सच एज लैंड, टाइल्स मतलब जमीन जो होती है, डिपॉजिट्स जो होते हैं, बैंक जो भी रखे जाते हैं, लाइव स्टॉक, ये सब कॉमन एग्जांपल्स हैं कोलेट्रल के, जो कि आपको लिखने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलेट्रल कि भाई क्या करा है, मतलब क्या क्या चीज़ें हम बैंक के पास रख सकते हैं। एक आता है आपका हाउस लोन का केस, ठीक है। मेगा हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹5 lakhs फ्रॉम द बैंक टू परचेज अ हाउस। मेगा ने क्या किया, 5 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से। परचेज करना क्या चाहती है, वो अपना एक घर परचेज करना चाहती है। द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन लोन वो था 12% एंड लोन इज टू बी रिपेड इन 10 years। 10 साल में 12% की इंटरेस्ट रेट पर उसको ये पैसे चुकाने हैं, लाइक 5 लाख रुपए भी देने हैं, प्लस जो PRT/100 आपने मैथ्स में पढ़ा उससे आप निकाल लीजिएगा, उतना इंटरेस्ट भी इसको पे करना है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, मेगा हैड टू सबमिट टू द बैंक। क्या करना है, मेगा को मंथली इनकम, उसने मंथली इंस्टॉलमेंट बनवा ली है, मेगा को ये सब पे करना पड़ेगा बाद में बैंक को। तो मेगा को क्या देना है बैंक को, बैंक ऐसे थोड़ी ना उसको बोलेगा अच्छा ठीक है जाओ 5 लाख रुपए ले लो बेटा, बच्चा भला करे तुम्हारा, ऐसा नहीं होगा। तो मेगा को डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, शो करने पड़ेंगे अपनी एम्प्लॉयमेंट के रिकॉर्ड्स के, राइट। मैं नौकरी करती हूँ एंड मैं इस काबिल हूँ कि भाई मैं आपका लोन चुका दूंगी, बैंकों को भी कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए, है ना। तो मेघा जो है अपने एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स दिखा दी कि मैं फलानी जगह नौकरी करती हूँ और नौकरी करती हूँ, मेरी इतनी सैलरी आती है, आप मेरा पीछे से स्टेटमेंट देख लीजिए, पर मंथ मुझे इतनी सैलरी मिलती चली जा रही है। डॉक्यूमेंट शो करे जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स होंगे, उसकी सैलरी वगैरह उसमें होगी, बिफोर द बैंक एग्रीड टू गिव हर द लोन, है ना। ये सब पहले उसे दिखाना होता है, उसके बाद ही बैंक जो है वो एग्री करता है लोन करने के लिए। द बैंक रिटेन्ड एज कोलेट्रल द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस। अब जो मेघा ने हाउस खरीदा है उसके कागज जो हैं वो किसके पास रखे जाएंगे, वो बैंक अपने पास रखेगा जब तक मेघा जो है उस मकान का वो जो 5 लाख रुपए उसने उधार लिया है वो वापस नहीं देती। बैंक उसको कागज का क्या करेगा, बैंक को कुछ करना है नहीं। बैंक क्या करेगा, अगर मेघा ने नहीं उतारे पैसे तो बैंक ये पैसे मकान बेच लेगा, उसके पास ये राइट होता है, जैसा कि हमने बात करी है ये लिखा जाता है, बैंक के पास ये राइट होगा कि वो मकान बेचेगा और बेचने के बाद जो है वो अपना पैसा निकाल लेगा उससे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम, और इसमें एक और चीज़ हो जाएगी ना, मेघा भी इन बिटवीन अपना मकान नहीं बेच सकती किसी और को, क्योंकि मेघा के पास बैंक के कागज ही नहीं है, वो मकान के कागज नहीं है, वो तो बैंक के पास रखे हुए हैं, राइट। आप यहाँ पर आ जाओ वापस। द बैंक रिटेन्ड एज अ कोलेट्रल द पेपर ऑफ द न्यू हाउस विच विल बी रिटर्न टू मेघा। मेघा को कब मिलेंगे, ओनली व्हेन शी रीपेज द एंटायर लोन विद इंटरेस्ट। जब तक वो पे नहीं करेगी तब तक कागज बैंक नहीं देगा उसको। चलिए आइए टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल मतलब गिरवी जो रखा है, एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट, कैसे वो रीपेमेंट करेगी, कैसे वो वापस देगी पैसे, टुगेदर सब कुछ मिलाकर हम कहते हैं ये सब है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। चारों पॉइंट अच्छे से याद कर लेना। इंटरेस्ट रेट कितना देना है, कोलेट्रल क्या रखा है, डॉक्यूमेंटेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, और जो मोड ऑफ रीपेमेंट है वो कैसा होगा, ये चारों चीज़ें हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंटली फ्रॉम द वन क्रेडिट एग्रीमेंट टू अनदर, मतलब थोड़ा सा बहुत अंतर तो रहता है, ये बैंक का इवन अंतर हो जाता है, बंदे से उधार लोगे तो भी अंतर हो जाता है।
ठीक है, दे मे वरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोअर, है ना, इसके हिसाब से भी चेंज। अब साहूकार के पास पहुंच जाओ आप गांव के, तो बड़ा ही इंटरेस्ट रेट लेता है और उसके पैसे उगाने के तरीके भी अलग होते हैं। गुंडे भेज देगा आपके घर अगर आप पैसा नहीं दोगे तो, ज़मीन पे कब्जा कर लेगा। बैंक ऐसा थोड़ी करता है, ठीक है। द नेक्स्ट सेक्शन विल प्रोवाइड द एग्जांपल्स ऑफ वेरिंग टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट। तो देख लेते हैं इसमें क्या हमें सीखने को मिलेगा। अच्छा, कुछ स्टोरीज आपको बता रखी हैं, वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। चलिए पढ़ लेते हैं। ये क्या है? रोहित एंड रंजन हैड फिनिश्ड रीडिंग अबाउट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन क्लास। रोहित और रंजन दो बच्चे हैं, उन्होंने फिनिश कर लिया रीडिंग, जो भी टर्म्स टर्म्स होती हैं क्रेडिट के बारे में, अपनी क्लास में वो पढ़ के आए हैं। दे वर ईगर टू नो, अब वो जानना चाहते हैं द वेरियस जो है क्रेडिट अरेंजमेंट्स के बारे में। एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, अरेंजमेंट्स कैसे होते हैं, दैट एग्जिस्टेड इन देयर एरिया, कि भाई हमारे एरिया में अगर किसी को उधार लेना है तो क्या क्या चाहिए, कैसे होगा। हु वर द पीपल हु प्रोवाइडेड क्रेडिट, वो कौन से लोग हैं जो क्रेडिट को प्रोवाइड कराएंगे। हु वर द बोरोअर्स, और वो कौन से लोग हैं हमारे एरिया में जो कि कर्जा उठाएंगे। व्हाट वर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो हमारे यहाँ टर्म्स यानी कि शर्तें क्या होंगी क्रेडिट की। दे डिसाइडेड टू टॉक टू सम पीपल इन द विलेज, वो डिसाइड करते हैं कि चलो हम अपने गांव के कुछ लोगों से बात करेंगे। रीड व्हाट दे रिकॉर्ड, चलिए रीड करिए जो भी उन्होंने रिकॉर्डिंग करी थी। अच्छा, 15 नवंबर 2019 की बात है। वी हैड डायरेक्टली टू दी फील्ड, सो बच्चे जो हैं सीधा अपने खेतों में पहुंच जाते हैं। वेयर मोस्ट फार्मर्स एंड लेबरर्स वुड बी वर्किंग एट दिस टाइम ऑफ द डे, दिन के समय पे जो भी फार्मर्स वगैरह हैं, जो भी मजदूर लेबरर्स हैं, वो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं खेतों पे। द फील्ड्स आर प्लांटेड विद पोटैटो क्रॉप, जो फील्ड होती हैं उनकी खेतों में वो पोटैटो क्रॉप जो है वो उगा रहे होते हैं, वहाँ पर लगाई हुई होती है उन्होंने। दी फर्स्ट मीट श्यामल, एक स्मॉल फार्मर था सोनपुर का, अ स्मॉल इरीगेटेड विलेज। ठीक है, तो चलो श्यामल की स्टोरी पढ़ लेते हैं। जो कहाँ का फार्मर है? सोनपुर का, राइट। अब श्यामल टेल्स अस, श्यामल ने हमें बताता है, बच्चे बता रहे हैं हमें कि श्यामल टेल्स अस दैट एवरी सीजन ही नीड्स लोन्स फॉर कल्टिवेशन। तो श्यामल कहता है कि भाई मुझे तो हर सीजन में ना फसल उगाने के लिए जो है लोन की जरूरत पड़ती है। ऑन हिज 1.5 एकर्स ऑफ लैंड, श्यामल की लैंड कितनी है? 1.5 एकड़ है। टिल अ फ्यू ईयर्स बैक, अगर कुछ सालों पहले की बात करें तो ही वुड बोरो मनी फ्रॉम द विलेज मनी लैंडर। तो कुछ सालों पहले वो बताता है कि भाई मैं जो हूँ गांव में जो साहूकार हुआ करते थे, मनी लैंडर हुआ करते थे, मैं उन्हीं से पैसे उधार लिया करता था एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ। 5% पर मंथ के हिसाब से उसको 60% पैसा और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पर एनम। 60% पर एनम नहीं, 60% और एक्स्ट्रा लग जाएगा उसके ऊपर, ठीक है, पर एनम, एक साल में। फॉर दी लास्ट फ्यू ईयर्स श्यामल हैज बीन बोरोइंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल ट्रेडर। कुछ टाइम से श्यामल ने क्या किया, जो मनी लेंडर था गांव का उससे लेना बंद किया और एग्रीकल्चर मतलब खेती वाला जो ट्रेडर व्यापारी है उससे उसने पैसा लेना शुरू किया विलेज का एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3% पर मंथ। 3% पे, वो 5% पे दे रहा था पर मंथ, ये 3% पे पर मंथ पे दे रहा है, राइट। आगे आ जाते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन, जैसे ही क्रॉपिंग सीजन स्टार्ट होता है, द ट्रेडर सप्लाइज द फार्म इनपुट्स ऑन क्रेडिट। ट्रेडर जो होता है, व्यापारी जो होता है, सप्लाइज मतलब जो भी उगा है फार्म पर, जो भी इनपुट आया है ऑन क्रेडिट वो उसको ले लेता है, विच इज टू बी रीपेड व्हेन द क्रॉप्स आर रेडी फॉर द हार्वेस्ट। अच्छा ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ क्रॉपिंग सीजन, जैसे ही फसल उगाने का सीजन आता है तो ट्रेडर क्या करता है, फार्म इनपुट्स जो भी मतलब खेतों पे जरूरत होती है, राइट। फार्म इनपुट्स कौन से हुए, उसको फावड़ा चाहिए, उसको हल चाहिए, उसको बीज चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, कहता है ठीक है स्टार्टिंग है, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप जाओ, आप जो भी चीज़ें चाहिए मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, ठीक है। अब ये हो गया एक तरीके का उधार, है ना, ये हो गया एक तरीके का लोन। बिसाइड्स द इंटरेस्ट चार्जेस ऑन द लोन, कहता है कि ठीक है मैं इस पे इंटरेस्ट पे कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा रहा पैसे पर, क्या करूँगा। द ट्रेडर ऑल्सो मेक्स द फार्मर प्रॉमिस। ट्रेडर क्या कहता है कि प्रॉमिस करो, तुम क्या करोगे भाई मेरे साथ, सेल द क्रॉप टू हिम। ट्रेडर कहता है कि तुम जो फसल है, देखो स्टार्टिंग में मैं तुम्हें इतनी मदद कर रहा हूँ ना, सब चीज़ दिला रहा हूँ ना, तो तुम्हारी जो फसल उगेगी तो वो तुम मुझे ही बेचना। अब ट्रेडर का भी ऑब्वियस सी बात है कि इसमें फायदा होगा, ऐसे तो कोई कुछ काम करता नहीं है, ठीक है। दिस वे द ट्रेडर कैन इंश्योर दैट द मनी इज रीपेड प्रॉम्प्टली। अब इस तरीके से ट्रेडर जो है उसको विश्वास हो जाता है, प्रॉम्प्टली मतलब निश्चित रूप से मेरी मनी जो है वो वापस आ ही जाएगी, क्योंकि जब फसल उगानी शुरू की तो फसल उगेगी तो फिर मुझे मिल ही जाएगी। ऑल्सो सिंस द क्रॉप प्राइजेस आर लो आफ्टर द हार्वेस्ट, होता क्या है जैसे ही किसान की फसल तैयार होती है और फसल की कटाई होती है, उस कटाई के बाद तुरंत इतनी सारी फसल होती है तो उसके प्राइजेस होते हैं कम, क्योंकि देखो किसान के पास इतना बड़े बड़े फ्रिज और ऐसा कुछ तो होता नहीं कि वो स्टोर कर पाए बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा। पोटैटो की क्रॉप ले लो, कितना स्टोर करके रख लेगा, तो उसको तो बेचनी ही होती है वो, ठीक है। अब जब बेचनी ही है, उधर ट्रेडर व्यापारी जो है वो कोल्ड स्टोरेज में रख सकता है, वो अमीर आदमी है तो वो सारी सस्ते दामों पे खरीद लेगा इसको, तो उसको फायदा दिखाई दे रहा है अपना।
ऑल्सो सिंस द क्रॉप प्राइजेज आर लो आफ्टर द हार्वेस्ट द ट्रेडर इज एबल टू मेक अ प्रॉफिट। ट्रेडर को इसमें प्रॉफिट हो जाता है बाय बाइंग द क्रॉप एट अ लो प्राइस, राइट। लो प्राइस पे खरीदेगा, फिर महंगे प्राइस पे आगे बेच देगा फ्रॉम द फार्मर्स एंड देन सेलिंग इट लेटर व्हेन द प्राइसेस हैज राइजन, राइट। जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो ट्रेडर्स को बेच देगा। पहला केस देख लिया हमने, दूसरा केस देखते हैं। वी नेक्स्ट मीट, अब बच्चे कहते हैं कि हम दूसरे बार में किससे मिले थे? अरुण से, हु इज सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ वन फार्म लैंड, जो सुपरवाइज कर रहा था एक फार्म लैंड के काम, मतलब जो भी है ना लेबर काम कर रही हूँ उनको सुपरवाइज कर रहा था। सुपरवाइज करना मतलब जैसे कि आपकी सुपरवाइजर मैम आती है और चेक करती हैं सारी चीज़ पढ़ा रही है नहीं पढ़ा रही है ना, बस कुछ ऐसे ही सुपरवाइज कर रहा था सारे लेबर्स के काम को। अरुण हैज 7 acres ऑफ लैंड, अरुण की जो है वो 7 एकड़ की लैंड है। He is one of the few persons in Sonpur to receive bank loan for cultivation. अब अरुण ने भी बैंक से लोन ले रखा है जैसे कि बाकी लोगों ने लिया था, किस लिए? कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, अपनी फसल उगाने के लिए। द इंटरेस्ट रेट ऑन लोन इज 8.5% पर एनम। अब इंटरेस्ट रेट क्या है? 8.5% पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल में 8.5% के हिसाब से उसको चुकाना पड़ेगा। वो लोग पर मंथ पे दे रहे थे, याद करना, वो लोग पर मंथ पे दे रहे थे, इसको यहाँ बैंक से ले रहा है तो ये पर एनम पे ले रहा है। इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज 8.5% पर एनम एंड कैन बी रीपेड एनी टाइम नेक्स्ट 3 years। एक कंडीशन है कि नेक्स्ट 3 सालों में आप अपना लोन कभी भी चुका सकते हो। अरुण प्लान्स टू रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। अरुण प्लान करता है कि जब मेरी फसल की कटाई होगी तो मैं इसको पे कर दूंगा बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ द क्रॉप, की कुछ पार्ट मैं अपनी क्रॉप का जो है बेचूंगा और उस मतलब कुछ मैं अपने लिए रखूंगा, कुछ मैं बेचूंगा और उसके हिसाब से मैं जो है ये रीपे कर दूंगा। ही देन इंटेंड्स टू स्टोर द रेस्ट ऑफ द पोटैटोज इन द कोल्ड स्टोरेज। अब अरुण थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा अमीर हम कह सकते हैं, तो उसके पास कोल्ड स्टोरेज भी है, तो बाकी सारी जो फसल होती है उसको कोल्ड स्टोरेज में रखता है, कुछ को बेच के वो अपना लोन अदा कर देता है। लेकिन इसने बैंक से लोन लिया, ये बात याद रखना, ठीक है। द बैंक अगेंस्ट द कोल्ड स्टोरेज रिसिप्ट, सॉरी, he then intends to store the rest of the potatoes in the cold storage and apply for a fresh loan। अच्छा जी, कोल्ड स्टोरेज में इसने अपना आलू रख दिया और अब फिर से बैंक के पास पहुंच गया कि देखो जी कोल्ड स्टोरेज में मेरा इतना आलू तो रखा ही हुआ है ना, आप जो है मुझे और लोन दे दो इसके बदले, है ना, एक तरीके से। तो क्या होता है, और फिर वो स्टोरेज नहीं, बैंक अगेंस्ट द कोल्ड स्टोरेज रिसिप्ट, कोल्ड स्टोरेज की रिसिप्ट देख के बैंक कहता है चलो ठीक है, नहीं हुआ तो इसका आलू बेच लेंगे, तो इसको लोन दे दिया जाता है। द बैंक ऑफर करता है दिस फैसिलिटी को फार्मर्स को हु हैव टेकन क्रॉप लोन फ्रॉम देम। जनरली जो क्रॉप लोन ले लेते हैं बैंक से पहले और चुका चुके होते हैं, बैंक उनको इस तरह के लोन दे देता है। तीसरी स्थिति बताई गई है रमा। रमा इज वर्किंग इन अ नेबरिंग फील्ड। जो रमा है वो आसपास के एक फील्ड में काम करती हैं। शी वर्क्स एज एन एग्रीकल्चरल लेबर, यानी खेत मजदूर जो होते हैं उनकी तरह से काम करती हैं। देयर आर सेवरल मंथ्स इन द ईयर व्हेन रमा हैज़ नो वर्क, कई महीने हो गए और रमा के पास अब गांव में काम नहीं है करने के लिए। एंड नीड्स क्रेडिट टू मीट द डेली एक्सपेंसेस, लेकिन खाना तो रोज़ चाहिए, कपड़े तो रोज़ पहनने, तो जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं उसके लिए रमा को जो है वो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, क्रेडिट लेना पड़ता है। एक्सपेंसेस जो होते हैं ऑन सडन इलनेस, है ना, अचानक से कोई बीमार हो जाता है उसमें भी खर्चा होता है, और फंक्शंस होते हैं फैमिली में, ऑल्सो मीट थ्रू लोन्स, तो वो ये सब लोन ले लेकर पूरा करती थी। रमा हैज़ टू डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयर अ मीडियम लैंड ऑनर इन सोनपुर। रमा बेचारी किस पर निर्भर है अपने इस लोन के लिए? सोनपुर में कोई लैंड ऑनर है, मीडियम है, बहुत बड़े आदमी नहीं है, लेकिन जो रमा है यहाँ इनके यहाँ काम करती है। फॉर क्रेडिट क्या होता है, उसको लगता है कि जो लैंड ऑनर है चार्ज करता है, लेकिन उसको क्या लगता है कि जब भी चाहिए होगा तो ये मुझे मालिक जो है वो पैसा उधार दे दिया करेंगे। जबकि स्थिति क्या है, स्थिति ये है कि जो लैंड ऑनर है ना वो चार्ज करते हैं इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ, ये भी पर मंथ चार्ज कर रहे हैं, राइट। उससे रमा रीपेज द मनी बाय वर्किंग फॉर द लैंड ऑनर। और रमा बेचारी बुरी तरीके से फंस चुकी है, वो रीपे करती है लैंड ऑनर क्या, उसकी ज़मीन पर काम कर करके। रमा हैज़ टू टेक अ फ्रेश लोन बिफोर द प्रीवियस लोन हैज़ टू बी रीपेड। और कई बार तो ऐसा हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो कह रहे हैं कि रमा को ना दोबारा से भी लोन लेना पड़ जाता है अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन ये मनी लेंडर जो हैं, नहीं, जो लैंड ऑनर हैं ये उसको दे देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि और काम करवा के, है ना, किसी भी तरीके से हम अपना पैसा तो इससे वसूल कर ही लेंगे, और वो काफ़ी ज़्यादा वसूल करते हैं, है ना, इसी वजह से 5% पर मंथ वो वसूल कर रहे हैं उससे। तो शी ओन्स द लैंड ऑनर
₹5,000 दो द लैंड ऑनर डजंट ट्रीट हर। अच्छा क्या होता है, एट प्रेजेंट शी ओन्स द लैंड ऑनर ₹5,000। अब इसके अलावा भी दो हम बोल रहे हैं कि जो लैंड ऑनर है ना डजंट ट्रीट हर वेल, उसको अच्छे से उसके साथ बिहेव नहीं करते, शी कंटिन्यूज टू वर्क फॉर हिम। लेकिन फिर भी हमारी रमा जो है उसके यहाँ काम करती रहती है लगातार। शी कांट गेट लोन्स फ्रॉम हिम व्हेन इन नीड, नहीं शी कैन नॉट कांट, ठीक है। वो बेचारी इसी भरोसे उसके यहाँ नौकरी करे जा रही है, काम करे जा रही है, लोन उस, क्योंकि उसको पता है कि अगर बुरा वक्त आता है मुझ पर तो क्या होगा, मुझे इनसे लोन जो है आसानी से मिल जाता है। ये लोग बैंक वगैरह से थोड़ा सा डरते हैं क्योंकि कोलेट्रल वगैरह के लिए इनके पास कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। कागज़ वर्क इनसे इन्हें डर लगता है क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होते, इसीलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो बेचारी इतनी बुरे तरीके से फंसी हुई है तो वो ज़बरदस्ती उनके यहाँ काम करती रहती है। रामा टेल्स अस दैट ओनली सोर्स ऑफ क्रेडिट, रामा हमको बताती है, इन बच्चों को बताती है कि भाई यही मेरा एक सोर्स है क्रेडिट लेने का फॉर द लैंडलेस पीपल के लिए। सोनपुर में मतलब जो लैंड ऑनर है हमारे, ठीक है, ये जो भी इनके एम्प्लॉयर्स होते हैं उसको उधार दे देते हैं, भाई ये हमारा एकमात्र सहारा है। और एक्चुअली वो बंदा उतना बढ़िया नहीं है क्योंकि उसको अब बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है वो इनकी गरीबी का, इनके अनपढ़ होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है वो बंदा। बस ये है कि वहाँ उनको वो लोन दे देता है जब उनको चाहिए होता है। लोन्स फॉर कोऑपरेटिव्स, अब ये बहुत अच्छा एक तरीके से चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो जाती हैं, जैसे कि आपने किटी पार्टी के बारे में सुना है, लेडीज़ की क्या करते हैं, हर महीने कुछ पैसा लेते हैं, जमा करते हैं एक जगह, फिर किसी एक की किटी निकल जाती है, उसको वो सारा पैसा मिल जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से जमा करते हैं, फिर दूसरे की किटी निकलती है, उस बार उसको पैसा मिल जाता है। कुछ इस तरीके से होता है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अपने विचार भी शेयर करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बैठ के खाते हैं और पीते हैं, लेकिन एक सम अमाउंट भी जमा हो जाता है जो कि किसी के भी मेजर काम को करवा सकता है, मतलब काम हो जाता है। ऐसा ही कुछ ट्रेंड, ठीक है, वो उस चीज़ को हटा दो, पर ऐसा ही कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी होता है। क्या होता है भाई, बिसाइड्स बैंक द अदर मेजर सोर्सेज ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बैंक को एक साइड रख दीजिए, बैंक के अलावा भी कह रहे हैं रूरल एरियाज में, यानी गांव जैसे एरियाज में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं। मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव्स पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कॉपरेशन इन सर्टेन एरियाज, मतलब इकट्ठा कर लेते हैं अपने जो भी उनके रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, जो भी उन पर पैसे वैसे होते हैं वो एक जगह ले लेते हैं। एंड देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स पॉसिबल सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे कि फार्मर कोऑपरेटिव्स, मतलब किसान अपनी बना लेते हैं, वीवर्स कोऑपरेटिव्स होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स अपनी बना लेते हैं, एटसेट्रा। आप ऑफिस में भी बना सकते हो कि ठीक है सब लोग को क्या करेंगे आप 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ हम जो है जमा कर लेते हैं, फिर जब भी किसी को ज़रूरत होगी तो उसमें से उसको दिया जाएगा। तो इस तरह से हम भी कर सकते हैं, राइट, और लोग करते भी हैं। कृषक कोऑपरेटिव फंक्शंस इन अ विलेज नॉट वेरी फार अवे, जो कृषक कोऑपरेटिव फंक्शन जो है ये एक सोसाइटी के कोऑपरेटिव है ना, तो वो बोल रहे हैं कि ये सोनपुर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जिस जगह का हमने भी जिक्र किया था। इट हैज़ 2300 फार्मर्स एज मेंबर्स, इसमें 2300 फार्मर्स हैं जो इसके मेंबर्स हैं। मेंबर्स मतलब 2300 फार्मर्स जो हैं वो उनके पास जो थोड़ा थोड़ा पैसा होता है उसमें जमा करते रहते हैं, फिर इन 2300 में से जिसकी भी ज़रूरत होती है वो इसको उधार दे दिया जाता है। ऐसे नहीं दिया जाता, उससे इंटरेस्ट भी लिया जाता है, तभी तो चल पाएगी इस तरह की चीज़ें, राइट। इट एक्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, क्या करती है भाई, एक्सेप्ट करती है, नॉट एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स, ठीक है। सब लोग 2300 के 2300 मेंबर्स में क्या करते हैं भाई, अपने कुछ पैसे जमा करते हैं। विद दीज डिपॉजिट्स एज कोलेट्रल द कोऑपरेटिव हैज ऑब्टेन्ड अ लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक। यस, अगर आपका ये अच्छे से चल रहा है कुछ टाइम से पीछे से, तो बैंक आपको इसके बदले में, ठीक है, ये जो सम आपका इकट्ठा हो रखा है, ठीक है, ये एज अ कोलेट्रल भी रख लेता है कई बार, ठीक है। दीज फंड्स आर यूज टू प्रोवाइड लोन्स, इस तरह के फंड को हम लोन लेने के लिए भी मतलब एक तरीके से कर सकते हैं, किसी भी मेंबर को इसके बदले लोन मिल सकता है। जिम्मेदारी सबकी होती है क्योंकि इसमें वंस दीज लोन्स आर रीपेड, जैसे ये लोन रीपे हो जाता है, अनदर राउंड ऑफ लैंडिंग कैन टेक प्लेस, दूसरा राउंड जो है उधार लेने का वो चालू रहता है। गवर्नमेंट भी देखो इस तरह की चीज़ों में इनिशिएटिव इसीलिए लेती है क्योंकि जो लोग गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं ना, भोले वाले बेचारे लोग हैं, तो उनकी मदद की जा सके, ठीक है। तो बैंकों का काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो अपना फ़ायदा समझे, बैंकों का मेजर रोल हमारे देश में ये भी है कि वो जो गरीब तबका है हमारे देश का उसकी भी हेल्प हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड करता है लोन फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, राइट, जो भी चीज़ें जो ज़रूरत होती है खेती में, लोन्स फॉर कल्टिवेशन एंड एग्रीकल्चरल ट्रेड, फिशरी लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड इवन वेराइटी ऑफ एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है, सब चीज़ों के लिए लोन दिलाता है। आगे आ जाते हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। वी हैव सीन इन द अबव एग्जाम्पल्स, हमने जो ऊपर 3-4 एग्जाम्पल जो स्टोरीज हमने ली थी वो हमने देखी, दैट द पीपल ऑब्टेन करते हैं लोन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज से। द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स कैन बी कन्वीनियंटली ग्रुप हम कर सकते हैं फॉर्मल सेक्टर लोन्स में, इनफॉर्मल, फॉर्मल कौन सा जो आप बैंक वगैरह से लेते हैं, इनफॉर्मल कौन सा वो जो साहूकार के पास आप पहुंच जाते हैं, राइट।
अमंग द फॉर्मर आर लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कॉपरेटिव्स, यानी कि फॉर्मल वाला जो है वो हम बैंक से लेते हैं और कॉपरेटिव सोसाइटीज से लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मल है, ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है, इसकी एक गारंटी रहती है, बिल्कुल। द इनफॉर्मल लैंडर्स इंक्लूड करते हैं मनी लैंडर्स को, ट्रेडर्स को, आप अपने किसी रिश्तेदार से ले रहे हो वो भी इसी में आ जाएगा, रिलेटिव से, फ्रेंड से ले रहे हो। इन ग्राफ 1 यू कैन सी दैट वेरियस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट टू द रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया। बहुत सारे सोर्सेज हैं इंडिया में। इज मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। अब आप ये बताओ कि ज़्यादातर लोग फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं या इनफॉर्मल सेक्टर से। अगर गांव की बात करो तो वो लोग तो फिर इनफॉर्मल सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर है आज भी। क्यों? क्योंकि उनके पास एक तो कोलेट्रल नहीं होता, रखने के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है। दूसरा, पढ़े लिखे नहीं होते, जागरूकता इतनी ज़्यादा नहीं होती। और ये तीसरी बात जो है कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्योंकि नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, तो संकुचाते बहुत ज़्यादा हैं, है ना, हिचकते बहुत ज़्यादा हैं कि भैया बैंक जाएंगे, है ना, कागज़ देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा, वही सब चीज़ों से वो डर जाते हैं। जबकि बैंक उनकी मदद करने के लिए है। आप जाइएगा तो आपको पूरी तरह से वो लोग समझाते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है। आप देखो यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट एक रूल बताया कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो सुपरवाइज करता है द फंडिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। जो फॉर्मल सोर्सेज है ना लोन के, जो बैंक वगैरह हैं, तो वो रिजर्व बैंक देखता है कि ऐसा तो नहीं सिर्फ अमीरों को ही दिए जा रहे हैं जिससे कि आपको ऊपर से ज़्यादा अर्निंग होती रहे, बस अपना ही फायदा तो नहीं देख रहा है बैंक जो होता है। फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन, हमने देखा दैट बैंक्स मेंटेन करते हैं मिनिमम कैश बैलेंस। हमने देखा था कि बैंक को जो है कम से कम 15% अपने पास कैश रखना होता है आउट ऑफ द डिपॉजिट्स दे रिसीव। जो भी डिपॉजिट उनको रिसीव होता है उसमें से 15% बैंक अपने पास रखता है। कई बार बैंक क्या करता है कि ज़्यादा, मतलब 10 सोचते हैं कि चलो 10% आज अपने पास रखता हूँ, ज़्यादा पैसे उधार में दे देता हूँ, इससे मेरा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन रिजर्व बैंक इस चीज़ को बिल्कुल अलाउ नहीं करता, क्योंकि कैश नहीं तो ऐसे तो फिर व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी, आपके पास कैश ही कम पड़ जाएगा, है ना। जब कोई लेने आया आपके पास तो कैश ही नहीं होगा। सो आरबीआई जो है मॉनिटर करता है बैंक्स को इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस को, ठीक है, कि आपने कैश बैलेंस अच्छे से मेंटेन करके रखा है या नहीं रखा है, ये आरबीआई जो है वो चेक करता है। द आरबीआई सीज दैट द बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट टू द प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन। आरबीआई ये भी चेक करता है कि कहीं आप सिर्फ ऐसे ही लोगों को लोन तो नहीं दे रहे जिनसे आपका बिजनेस बन रहा है, जिससे आपको सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को ही तो केवल नहीं जा रहा, मतलब उनको जाना है बट केवल उनको ना जा रहा हो, बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टू स्मॉल बोरोअर्स एटसेट्रा। मतलब आप इन सबको भी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, आरबीआई चेक करता है। क्यों? देखो, जितने भी इंडियंस हम भारत की बात करते हैं, जितने भी इंडियंस हैं उसमें सारे लोग जो हैं मिलकर हमारी इकोनॉमी में हाथ बटाते हैं। सबका डेवलपमेंट होना जरूरी है, तभी तो देश डेवलप होगा। अगर कुछ लोग सिर्फ रिच होते चले जाएं लेकिन बाकी पुअर होते चले जाएंगे तो थोड़ी ना हमारा देश ऐसे डेवलप कहलाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो बैंक, आरबीआई जो है वो ये भी चेक करता है कि सारे अमीरों को सिर्फ लोन तो नहीं दिया जा रहा, गरीब तबके को भी या ज़रूरतमंदों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चलो आगे आके देखते हैं। पीरियोडिकली, मतलब टाइम टू टाइम जैसे हम बोल सकते हैं, बैंक्स हैव टू सबमिट इन्फॉर्मेशन टू दी आरबीआई। बैंकों को, आरबीआई को ये एक तरीके से इन्फॉर्मेशन देनी होती है ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग, कि कितना वो उधार दे रहे हैं, टू हुम, किसको उधार जा रहा है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप उधार दे रहे हैं। ये भी नहीं हो कि आप बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दें, अगर आपने बहुत ज़्यादा भी कर दिया तो क्या होगा, तो भी पब्लिक जो है उसके लिए परेशानी हो जाएगी। बहुत कम कर दिया तो बैंकों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सब चीज़ों को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ द लैंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि कोई नहीं होता उन्हें चेक करने वाला। चेक करने वाला आएगा भी कहाँ से? अगर एक गांव की एक बूढ़ी अम्मा है, बूढ़ी अम्मा को पैसे चाहिए, वो पहुंच गई साहूकार के पास, साहूकार के पास हाथ जोड़े पैर जोड़े और उनसे कुछ पैसे उधार लें। अभी किसको पता है, राइट? कैसे देख सकती है सरकार इस चीज़ को, राइट? तो ये बहुत बड़ा मुश्किल हो जाती है कि कोई भी सुपरवाइज नहीं कर पाता। अब वो बूढ़ी अम्मा से कैसे पैसे वसूल कर रहा है साहूकार, ये उसके ऊपर होता है। साहूकार अच्छा हुआ तो शायद हेल्प भी कर दे, बट यूजुअली हमने मूवीज़ में देखा इस तरह के साहूकार उतने अच्छे नहीं होते हैं। लोग तो उल्टा परेशान कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा वसूल करते हैं, राइट? चलिए, लेकिन सभी लोग बुरे नहीं होते, ठीक है। दे कैन लैंड एट वट एवर इंटरेस्ट रेट, ये उतने पे, जितना इंटरेस्ट रेट चाहे उतने पे उधार दे सकते हैं, चूज कर सकते हैं अपने आप ही। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स, कोई भी ऐसा नहीं है वहाँ पर गाँव में अगर हम देखें जो इन्हें अनफेयर तरीके से पैसा वसूल करने के लिए रोक सके टू गेट द मनी बैक कंपेयर टू द इनफॉर्मल लैंडर। मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लैंडर चार्ज करते हैं मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स, है ना। एक तो होता है हम फॉर्मल लैंडर होते हैं, जैसे कि
हम बैंक की बात करें तो वो तो देखो जो इंटरेस्ट लेते हैं वो इतना ही लेते हैं बस जितना ज़रूरी होता है, लेकिन जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर वाले हैं वो तो जितना उनकी मर्जी आता है उतना मांग लेते हैं, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। दस द कॉस्ट ऑफ द बोरोअर ऑफ द इनफॉर्मल लोन इज मच हायर होती है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स होता है लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ द बोरोअर इज यूज टू रीपे द लोन। चलो जी मैंने आपसे लोन ले लिया, ठीक है, मैं एक बहुत ही बड़ी बूढ़ी औरत हूँ, मैं आपके पास पहुँच गई, मैंने लोन ले लिया, मैंने बिजनेस भी कर लिया, मुझे फ़ायदा भी कर, लेकिन अब आपको पैसे जब मैं चुकाऊंगी तो आप इतना सारा पैसा तो मुझसे इंटरेस्ट में ही ले लेंगे, तो मुझे तो फ़ायदा हुआ ही नहीं एट द एंड ऑफ द डे, इतनी मैंने मेहनत भी की। तो ये इतना ज़्यादा अगर आप हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मुझे नुकसान ही होता है। दस द कॉस्ट ऑफ द बोरोअर ऑफ द इनफॉर्मल लोन्स, क्योंकि हम बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही हाई होती है, ठीक है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग का मतलब ही समझ गए ना कि जो मैं रीपे करूँगी तो मेरा तो सारा पैसा तो मैं रीपे करने में ही निकल जाएगा, जैसा कि हमने सोनपुर में केसेस में कई जगह हमने देख लिया ये। इन सर्टेन केसेस द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरोइंग कैन मेंट द अमाउंट टू बी पेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोअर। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ जाता है जितना बेचारे ने कमाया भी नहीं होता, ठीक है, चलो मैंने कमाया लेकिन मैंने इतना नहीं कमाया जितना कि मुझे आपको इंटरेस्ट के पैसे देने पड़ जाएंगे, ठीक है, देन द इनकम, ठीक है, दिस कुड लेड टू इंक्रीजिंग डेप्ट। अब फिर अगेन इस तरह से आदमी जो है उधार जाल में फंसता जाता है, एज वी सॉ दैट ड्रामा जो है वो इस तरीके से ही फंसती चली गई थी उधार जाल में, डेप्ट ट्रैप में। ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन इंटरप्राइजेस, कोई भी लोग जो अपना व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, बाय बोरोइंग मे नॉट बी सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। कई बार तो लोग चाहते हैं कि हम अच्छा व्यापार स्टार्ट करें, लेकिन बेचारे उन पे पैसा नहीं है, तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रेट होता है कि वो लोग इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाते हैं। फॉर दीज रीजन्स बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नीड टू लैंड मोर, है ना। तो बैंक को और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लोगों को ज़्यादा उधार देना चाहिए। कौन से लोगों को? जिनको ज़रूरत है, ये नीडी पीपल, राइट। दिस वुड लीड टू हायर इनकम्स। इससे क्या होगा? लोगों की इनकम बढ़ेगी। बैंक अच्छे से लोगों की हेल्प करेगा लोन देने में, तो क्या होगा? लोग उससे पैसे कमाएंगे, इनकम हाई होगी, एंड मैनी पीपल कुड देन बोरो कर सकते हैं चीपली एंड वेराइटी ऑफ नीड्स को, ठीक है भाई। लोग खरीदेंगे भी, तो जब कमाएंगे पैसा तभी तो कुछ खरीदेंगे, और जब खरीदेंगे तो इसी तरीके से इकोनॉमी ग्रो करती है, ठीक है, क्योंकि जिनसे खरीदेंगे वो तो टैक्स पे करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना इकोनॉमी चल कैसे रही होती है दुनिया की, कि जब तक लोग मार्केट में उतरकर चीज़ें नहीं खरीदते तब तक गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे तो वहीं से आते हैं ना, जब आप कुछ खरीदते हो उस पर टैक्स बनता है, वो टैक्स के पैसे गवर्नमेंट को मिलते हैं। अगर आप कुछ खरीदेंगे ही नहीं तो गवर्नमेंट को टैक्स के पैसे नहीं मिलेंगे, और आप खरीदेंगे तब जब आपकी जेब में पैसा होगा। आपकी जेब में पैसा कब होगा? जब आप कुछ कमाओगे। आप कमाओगे कब? जब आपको कहीं से, मतलब गरीब आदमी तो कहीं से कुछ लोन लेकर ही अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट करता है, तो जब तक ये स्थिति जड़ पे काम नहीं किया जाएगा तब तक काम नहीं बनेगा। फॉर दीज रीजन बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू लैंड more money. This would lead to higher incomes, and many people could then borrow cheaply for the variety of needs के लिए. They could grow crops, do business, set up small scale industries. They could set up new industries to trade और ट्रेड इन गुड्स, ठीक है। चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट जो होता है वो बहुत ही क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट, कंट्री के डेवलपमेंट में। अभी चैप्टर तो बचा है, चलिए कर ही लेते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट की अगर हम बात करें, हु गेट्स व्हाट, किसको क्या मिलता है। ग्रुप 2 शो करता है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की फॉर पीपल इन अर्बन एरियाज में। लाइक ग्रुप 2 जो होता है, जो किससे लेता है, मान लीजिए इनफॉर्मल सोर्सेज पे कौन होते हैं? गांव वाले, ठीक है। और जो हमारे फॉर्मल सोर्सेज हैं वो कौन लेते हैं? शहर वाले, पढ़े लिखे लोग इस तरीके से लेते हैं। द पीपल आर डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स। लोग जो होते हैं वो 4 ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं, फ्रॉम पुअर टू रिच। नीचे एक ग्राफ आपको बना के दिखा रखा है, एज शोन इन द फिगर यू कैन सी दैट 85% ऑफ द लोन्स आर टेकन बाय पुअर हाउस होल्ड्स इन द अर्बन एरियाज आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। 85% इनफॉर्मल रिसोर्सेज से ले लेते हैं, साहूकार, जमींदार, ट्रेडर, उनके पास पहुंच जाते हैं लोन लेने के लिए। वैसे इस वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये पैराग्राफ करके फिर अगली वीडियो में कंप्लीट करते हैं चैप्टर को। ओनली 10% ऑफ द लोन्स आर फ्रॉम इनफॉर्मल रिसोर्सेज, वाइल 90% जो शहर के लोग हैं, ठीक है, आप देखेंगे 10% ही वो इनफॉर्मल रिसोर्सेज से लेते हैं, बाकी 90% तो आ जाते हैं कहाँ? फॉर्मल सोर्सेज पे, बैंक वगैरह से लोन ले लेते हैं। इस सिमिलर पैटर्न हम देखते हैं इज ऑल्सो फाउंड इन रूरल एरियाज में, ठीक है। द रिच हाउस होल्ड्स आर अवेलिंग चीप क्रेडिट फॉर फॉर्मल लेंडर्स, वेयर एज द पुअर हाउस होल्डर्स हैव टू पे अ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉर बोरिंग। हम यहाँ पर बात करें तो हम देखते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं ना, उनको सस्ता क्रेडिट मिलता है क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो बैंक के पास जाते हैं, बैंक उतना ज़्यादा उनसे नहीं मांगता इंटरेस्ट रेट, लेकिन बेचारे जो गरीब होते हैं वो ऐसे ही उनके पास पहुँच जाते हैं, साहूकार वगैरह के पास, जो उन्हें एकदम चीट करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनसे ज़बरदस्ती ज़्यादा उगाही कर लेते हैं
और इस तरीके से बेचारे बहुत बुरे वाले फंस जाते हैं। व्हाट डज ऑल दिस सजेस्ट, क्या सजेस्ट करता है? फर्स्ट, द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स टू द रूरल पीपल। अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट द फॉर्मल सेक्टर जो है वो स्टिल मीट कर रहा है ओनली हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट जो चाहिए रूरल इंडिया में, ठीक है, उसका तो बस आधा ही जो है पोर्शन जो है फॉर्मल सेक्टर पूरा कर रहा है, बाकी तो साहूकार पूरा कर रहे हैं। रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स टू मीट विद द इनफॉर्मल सोर्सेज से लोग जो हैं वो ले लेते हैं। मोस्ट लोन्स आर इनफॉर्मल लैंडर्स कैरी करते हैं वेरी हाई रेट्स, ये तो हम बार बार बात ही कर रहे हैं इस चीज़ की। एंड द इनकम ऑफ द बोरोअर से भी कई बार ज़्यादा वो पैसे ले लेता है। 10 क्या ज़रूरी है? इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज़ हों, अपनी लैंडिंग को इंक्रीज़ करें, उधार देना इंक्रीज़ करें लोगों को, पर्टिकुलरली कहाँ पर? रूरल एरियाज़ में। वहाँ नहीं पहुँचते, आप पहुँचिए वहाँ पर, वहाँ आपकी ज़रूरत है, राइट? सो दैट द डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट वो रिड्यूस हो जाएगा। और दूसरा कॉज भी हाथ के हाथ ही पढ़ लेते हैं। वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स जो है नीड टू एक्सपेंड, हम कह रहे हैं फॉर्मल जो सेक्टर है उसको एक्सपेंड भी होना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव दीज लोन्स, हर एक को लोन मिले, ठीक है, जिसको ज़रूरत है। एट प्रेजेंट इट इज़ रिचर हाउस होल्ड्स हु रिसीव फॉर्मल क्रेडिट। अब अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं तो हम देखते हैं कि अमीर आदमी ही जनरली बैंक में जा रहा है और उसको ज़्यादा पैसा लोन में मिल जा रहा है, जबकि पुअर जो है वो अभी भी डिपेंड है इनफॉर्मल सोर्सेज पर, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट फॉर्मल क्रेडिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली, ये बहुत ज़रूरी है जो फॉर्मल क्रेडिट है यानी बैंक वाला जो हिसाब किताब है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, सो दैट जो पुअर भी हैं उन्हें भी बेनिफिट मिल जाए चीपर लोन्स का। अब लास्ट का थोड़ा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला सेक्शन हमारा बचा हुआ है, इसे हम अपनी अगली वीडियो में कंप्लीट करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप कई बार बोर भी हो जाते हो। थैंक यू, बाय बाय।